साल था 1985, जब एक अमेरिकी कार्गो एसएस मेरिडियन बे जहाज अफ्रीका के तट के पास से अपने रूट पर आगे बढ़ रहा था। जहाज का कप्तान था रॉबर्ट हेज और उसके साथ था उसका को कैप्टन मार्क लेनॉक्स। ऐसा रास्ता जिस पर दोनों पहले भी कई बार सफर कर चुके थे और जिसे वे अच्छी तरह जानते थे। शुरुआती घंटों में हालात बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे और किसी तरह की परेशानी का कोई संकेत नहीं था। रात होते ही माहौल बदलने लगा जब जहाज के आसपास कुछ छोटी नावें दिखाई देने लगीं। इस इलाके में ऐसी नावों का दिखना आम बात नहीं मानी जाती थी, क्योंकि उस दौर में सोमालिया के पास का समुद्री इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक शिपिंग जोन में गिना जाता था, जहां कई जहाज रोके जा चुके थे, कुछ क्रू महीनों तक लापता रहे थे और कई घटनाओं का तो कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं था। थोड़ी ही देर में वे नावें जहाज के बेहद करीब आ गईं और रेडियो पर संपर्क की कोशिश के बावजूद उधर से कोई जवाब नहीं मिला, जिससे यह साफ हो गया कि मामला सामान्य नहीं है। सुरक्षा के तौर पर जहाज की रफ्तार कम कर दी गई, लेकिन तभी ऊपर डेक पर हथियारबंद लोग दिखाई देने लगे और स्थिति पूरी तरह बदल गई। कप्तान को तुरंत बुलाया गया, जहां बिना किसी बातचीत या मोल भाव के साफ शब्दों में यह कहा गया कि जहाज अब उनके हवाले किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई बातचीत नहीं बल्कि सीधा दबाव था। कप्तान समझ चुका था कि जहाज पर रुकना अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि न तो आसपास कोई मदद थी और न ही जहाज पर ऐसा कोई साधन मौजूद था जिससे हालात संभाले जा सकें। क्रू पूरी तरह डरा हुआ था और हर गुजरते मिनट के साथ स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर कप्तान और उसका को कप्तान नीचे गए और बिना ज्यादा समय गंवाए लाइफ बोट उतार दी। उस नाव में कोई इंजन नहीं था, सिर्फ थोड़ा पानी और कुछ सूखा खाना मौजूद था। और यह फैसला किसी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि उस पल बचने का इकलौता रास्ता था। जैसे ही लाइफ बोट जहाज से अलग हुई, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि समुद्र भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन दिशा पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था और यहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हो गया। कुछ दूरी पर पहुंचते ही लाइफ बोट बेहद छोटी महसूस होने लगी और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। शुरुआती कुछ घंटों तक दोनों बिल्कुल चुप रहे, शायद इसलिए क्योंकि दिमाग अभी यह मानने को तैयार नहीं था कि वे सच में खुले समुद्र में अकेले रह गए हैं। रात ठंडी थी, लेकिन शरीर को ठंड से ज्यादा डर महसूस हो रहा था, जो हर गुजरते पल के साथ और गहराता जा रहा था। सुबह सूरज निकला तो पहली बार हालात पूरी तरह साफ दिखाई दिए। कुछ बोतल पानी, थोड़ा सा सूखा खाना और एक ऐसी नाव जिसमें इंजन न होने की वजह से दिशा तय करना नामुमकिन था। अब हवा जिस ओर धकेल रही थी वही उनकी दिशा बन चुकी थी, क्योंकि समुद्र में हल्की नावें तेज नहीं चलती बल्कि धीरे धीरे खिसकती रहती हैं और इंसान को लगता है कि वह एक ही जगह पर है, जबकि असल में वह हर घंटे कई किलोमीटर दूर बह चुका होता है। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई और पानी बचाने के लिए उन्होंने कम पीने का फैसला किया, जो सुनने में सही लगता है, लेकिन शरीर इसे धीरे धीरे सजा की तरह महसूस करता है, जहां मुंह सूखने लगता है, सिर भारी हो जाता है और सोचने समझने की क्षमता धीमी पड़ने लगती है। शाम तक दूर दूर तक कोई जहाज दिखाई नहीं दिया और जब रात दोबारा उतरी तो उन्हें यह एहसास होने लगा कि यह सफर कुछ घंटों का नहीं बल्कि एक लंबा इंतजार बनने वाला है, और समुद्र में इंतजार सबसे खतरनाक चीज होता है। तीसरे दिन की सुबह अलग महसूस हो रही थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर भी आंखें अपने आप खुल गईं और जागते ही गले के सूखेपन, चिपकते होंठों और सिर में बने हल्के दर्द का एहसास साफ होने लगा, जो तेज नहीं था लेकिन लगातार बना हुआ था, जैसे समय के धीरे धीरे हाथ से निकलने की याद दिला रहा हो। पानी अब बहुत कम बचा था, इसलिए उन्होंने बोतल खोली, बस थोड़ी सी मात्रा पी और फिर ढक्कन बंद कर दिया, क्योंकि दिमाग लगातार कह रहा था कि बचाकर चलना जरूरी है, जबकि शरीर हर घूंट के बाद और ज्यादा मांग कर रहा था। और यहीं से इंसान अपने ही शरीर से लड़ना शुरू कर देता है। दोपहर होते होते धूप सीधे सिर पर आ गई और लाइफ बोट के अंदर कोई छाया न होने की वजह से त्वचा जलने लगी।
पसीना निकला, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पसीने के साथ शरीर का बचा खुचा पानी भी कम होता जा रहा था। समुद्र शांत दिख रहा था, और यही सबसे भ्रामक स्थिति होती है, क्योंकि जब लहरें नहीं होती तो हालात ठीक लगते हैं, जबकि असल में ऐसे समय में नाव सबसे तेज बहती है, क्योंकि हवा और समुद्री धाराएं बिना किसी रुकावट के अपना काम करती रहती हैं। शाम के समय को कप्तान ने यह सुझाव दिया कि शायद दिशा बदलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कप्तान जानता था कि बिना इंजन ऐसा करना सिर्फ थकान बढ़ाएगा। फिर भी उन्होंने कुछ देर पैडल चलाए, जिससे दिशा तो नहीं बदली, लेकिन ताकत जरूर कम हो गई। उस रात दोनों ने बहुत कम बात की, क्योंकि अब डर शब्दों में नहीं बल्कि चुप्पी में मौजूद था। चौथे दिन सुबह आंखें खुली, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा हुआ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि रात में नींद बार बार टूट रही थी और हर बार ऐसा लग रहा था जैसे नाव हिल रही हो, जबकि समुद्र लगभग शांत था, जो दरअसल शरीर की थकान थी जिसने दिमाग के साथ खेल शुरू कर दिया था। पानी अब बेहद कम बचा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि दिन में सिर्फ एक बार ही पिएंगे। यह फैसला समझ से ज्यादा मजबूरी में लिया गया था। धूप तेज थी, लेकिन दोनों चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि बात करने की ताकत भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दोपहर के बाद होराइजन पर कुछ अलग सा दिखाई दिया। पानी और आसमान के बीच बहुत दूर एक सीधी सी गहरी रेखा, जिसे देखकर पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर को कप्तान ने धीरे से पूछा कि क्या कप्तान को भी वही दिखाई दे रहा है। कप्तान ने ध्यान से देखा, क्योंकि अनुभव उसे बता रहा था कि समुद्र में आंखें अक्सर धोखा देती हैं, खासकर गर्म हवा में, जहां दूर की चीजें जमीन जैसी लगने लगती हैं, जबकि असल में वे होती नहीं हैं। फिर भी वह पूरी तरह मना नहीं कर पाया। समुद्र में यह आम बात है कि जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है तो दिमाग उम्मीद को सच मानने लगता है, जिसे थकान से पैदा हुआ भ्रम कहा जाता है। यह डरावना नहीं लगता, लेकिन फैसलों को बिगाड़ देता है। शाम तक वह रेखा वहीं बनी रही, न करीब आती दिखी और न ही गायब हुई। और उसी रात दोनों ने पहली बार यह सोचा कि अगर यह जमीन हुई भी तो क्या वह सच में सुरक्षित होगी। 5वें दिन सुबह वह रेखा साफ बदल चुकी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक छाया नहीं रह गई थी और उसमें ऊंचाई साफ दिखाई देने लगी थी। यहां तक कि पेड़ों जैसी आकृतियां भी उभरने लगीं, जिससे अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची थी कि सामने जमीन ही है। दोनों ने राहत महसूस की, लेकिन यह राहत पूरी नहीं थी, क्योंकि लाइफ बोट बहुत धीमी गति से उसी दिशा में खिसक रही थी और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वे इस रफ्तार को बदल सकें। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, तट अजीब लगने लगा, क्योंकि वहां रेत बहुत कम दिखाई दे रही थी और पानी सीधे पत्थरों से टकरा रहा था, जबकि पीछे घना हरापन फैला हुआ था। फिर भी किसी तरह की हलचल नजर नहीं आ रही थी, न कोई झोपड़ी, न धुएं का निशान, न कोई नाव। आखिरकार लाइफ बोट पत्थरों से टकराकर रुक गई और कई दिनों बाद पहली बार उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस हुई। कप्तान ने आसपास नजर दौड़ाई, क्योंकि उसका अनुभव बता रहा था कि यह जगह सामान्य नहीं है, लेकिन उस समय अनुभव से ज्यादा जरूरी पानी था, क्योंकि शरीर अब और इंतजार की हालत में नहीं था। वे तट पर ही बैठ गए, जहां धूप कम हो चुकी थी और हवा में हल्की ठंडक आ गई थी, और दोनों ने आखिरी बचा पानी बहुत संभल कर पिया। यह फैसला डर के साथ लिया गया था, लेकिन उसी में थोड़ी राहत भी छिपी हुई थी। उन्हें अब तक लगता आया था कि सबसे बुरा समय समुद्र में था, लेकिन इस द्वीप पर कदम रखते ही यह समझ बनने लगी कि शायद असली मुश्किलें अब शुरू हो रही हैं। शाम ढलते ही द्वीप का माहौल बदलने लगा, क्योंकि जो हरापन दिन में दूर से शांत दिख रहा था, वह पास आने पर भारी और बंसा महसूस होने लगा। जहां पेड़ सीधे खड़े नहीं थे और उनकी शाखाएं अजीब कोणों में फैली हुई थीं, जबकि जमीन जगह जगह से कड़ी और फिसलन भरी लग रही थी। कप्तान और को कप्तान तट से थोड़ा अंदर की ओर बढ़े, डर की वजह से नहीं बल्कि जरूरत के कारण, क्योंकि खुले तट पर रात बिताना सुरक्षित नहीं होता और तेज हवा या अचानक बढ़ने वाला ज्वार किसी भी समय खतरा बन सकता था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, नमी बढ़ गई और कपड़े शरीर से चिपकने लगे। सांस लेते समय हवा भारी लगने लगी और यह चुप्पी किसी जंगल जैसी नहीं थी, न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की, बल्कि एक अलग तरह की खामोशी थी।
उन्होंने एक ऊंची जगह चुनी और वहीं रुक गए। आग जलाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि न उनके पास साधन थे और न ही वे धुआं दिखाने का जोखिम लेना चाहते थे, क्योंकि अनजान जगह पर दिख जाना कई बार सबसे बड़ी गलती साबित होता है। रात गहरी होती गई और आसपास से कभी कभी पत्तों की हल्की आवाज सुनाई देती रही। कोई जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन यह एहसास लगातार बना रहा कि यह जगह खाली नहीं है, क्योंकि ऐसे द्वीपों पर जानवर अक्सर रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, दिन की गर्मी से बचने के लिए अंधेरे में निकलते हैं। इंसान को यह हरकत डर जैसी लगती है, जबकि यह प्रकृति का सामान्य नियम होता है। लेकिन उस रात दोनों सो नहीं पाए, क्योंकि समुद्र भले ही पीछे छूट चुका था, डर अब भी उनके साथ चल रहा था। सुबह आंख खुली तो सबसे पहले गले का एहसास हुआ, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी और शरीर अब आराम नहीं बल्कि पानी की मांग कर रहा था। और दोनों यह जानते थे कि बिना पानी ज्यादा दिन जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। समुद्र पास ही था, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं था, क्योंकि नमक शरीर को और तेजी से कमजोर करता है। यह सच्चाई वे अच्छी तरह जानते थे। वे धीरे धीरे द्वीप के अंदर की ओर बढ़ते गए, क्योंकि तेज चलने की ताकत नहीं बची थी और अनजान जमीन पर जल्दबाजी करना समझदारी भी नहीं माना जाता। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कहीं चट्टानें उभरी हुई थीं और कहीं मिट्टी इतनी नरम लग रही थी कि पैर धंस जाते, जिससे हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें पत्थरों के बीच जमा नमी दिखाई दी, जो बारिश का रुका हुआ पानी लग रहा था। वह साफ नहीं दिखता था, लेकिन और कोई विकल्प भी मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने कपड़े से उसे छानकर थोड़ा थोड़ा पिया। स्वाद ठीक नहीं था, फिर भी शरीर ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि ऐसे हालात में इंसान अक्सर गलत पानी पी लेता है और उस समय शरीर खतरे का हिसाब नहीं करता, बल्कि सिर्फ तुरंत मिलने वाली राहत चाहता है। यही वजह है कि कई लोग दूषित या जहरीला पानी पीकर और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। दिन चढ़ने के साथ थकान बढ़ती चली गई और द्वीप अब छोटा महसूस नहीं हो रहा था, जिससे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह जगह कुछ दिनों की नहीं बल्कि लंबे समय की परीक्षा बन सकती है। पानी मिलने से शरीर थोड़ा संभला, लेकिन भूख अब साफ साफ महसूस होने लगी, क्योंकि समुद्र में रहते समय भूख दब जाती है, जबकि जमीन पर आते ही वह तेज हो जाती है, जैसे दिमाग को भरोसा हो गया हो कि अब खाना मिल सकता है। उनके पास कोई राशन नहीं बचा था, क्योंकि जो कुछ भी साथ था वह समुद्र में ही खत्म हो चुका था। इसलिए वे धीरे धीरे आसपास देखने लगे, जहां कुछ छोटे फल और कुछ पौधे दिखाई दिए। लेकिन समस्या यह थी कि वे उनमें से किसी को पहचानते नहीं थे। अनजान जगह पर खाना ढूंढना उतना ही खतरनाक होता है जितना भूखे रहना, इसलिए उन्होंने बहुत कम मात्रा में खाया, बस इतना कि पेट पूरी तरह खाली न रहे, और ज्यादा खाने का जोखिम नहीं लिया, क्योंकि अगर शरीर ने किसी गलत चीज को नकार दिया तो हालत और बिगड़ सकती थी। द्वीप पर मौसम अचानक नहीं बदलता, इसलिए सुबह हवा में बढ़ी हुई नमी और नीचे झुके बादल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। दोनों ने यह बदलाव महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि अनुभव बता रहा था कि कुछ आने वाला है। दोपहर तक हवा तेज हो गई और पेड़ों की पत्तियां एक ही दिशा में झुकने लगीं, जो साधारण हवा का नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली बारिश से पहले का संकेत था। और शाम होते होते पानी गिरना शुरू हो गया, पहले हल्का, फिर बिना रुके लगातार। बारिश उनके लिए राहत भी थी और खतरा भी, क्योंकि एक तरफ इससे पीने का पानी मिलने की उम्मीद बनी, तो दूसरी तरफ जमीन फिसलन भरी हो गई और ठंड शरीर की बची खुची ताकत खींचने लगी। उन्होंने बड़े पत्तों को मोड़कर पानी इकट्ठा करना शुरू किया, जो देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में इसमें धैर्य चाहिए, क्योंकि बहुत तेज बारिश में पानी बह जाता है और बहुत हल्की बारिश में जमा ही नहीं हो पाता। रात होते होते तापमान गिर गया, कपड़े पूरी तरह गीले रहे और आग जलाने का कोई साधन मौजूद नहीं था, जिससे ठंड धीरे धीरे शरीर के अंदर तक उतरने लगी। ऐसे हालात में शरीर सामान्य से कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, क्योंकि ठंड में रहने से कैलोरी तेजी से जलती है और भूखा शरीर इस दबाव को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाता। यही वजह है कि कई लोग बारिश के बाद अचानक टूट जाते हैं। द्वीप पर समय अब घड़ी से नहीं चलता था,
बल्कि सूरज के उगने, ढलने और फिर अंधेरे में डूब जाने के इसी एक क्रम में सिमट गया था। शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन दिमाग हर छोटी आवाज को पकड़ लेता था, क्योंकि यहां हर हलचल या तो उम्मीद बन सकती थी या खतरे का संकेत। उसी सुबह समुद्र की आवाज कुछ बदली हुई लगी। लहरें तेज नहीं थीं, फिर भी उनकी गूंज भारी महसूस हो रही थी, जैसे कहीं बहुत दूर कोई बड़ा जहाज पानी को काटते हुए आगे बढ़ रहा हो। कप्तान ने यह फर्क नोट किया, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस जगह पर झूठी उम्मीद सबसे खतरनाक चीज साबित होती थी। पहले भी कई बार बादल जहाज जैसे लगे थे और लहरें धुएं की तरह दिखाई दी थीं, और हर बार उम्मीद टूटने के बाद दिमाग पहले से ज्यादा थक गया था। दोनों पेड़ों की आड़ से तट की ओर देखते रहे, क्योंकि खुले में जाना अब सुरक्षित नहीं लगता था। काफी देर बाद क्षितिज पर एक सीधी सी रेखा उभरी, जो न तो लहर थी और न ही धुंध, बल्कि स्थिर लग रही थी और धीरे धीरे आकार ले रही थी। कप्तान ने कुछ नहीं कहा और कप्तान भी चुप रहा, क्योंकि ऐसे हालात में इंसान जल्दी भरोसा नहीं करता और दिमाग खुद को बचाने के लिए उम्मीद को दबा देता है। वह आकृति शाम तक वहीं बनी रही, न करीब आती दिखी और न ही पूरी तरह गायब हुई, और पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उन्हें पूरी तरह भुलाया नहीं गया है। लेकिन इस द्वीप पर यह भी साफ था कि कुछ भी जल्दी नहीं होता। अगले 2 दिनों तक हालात में कोई बदलाव नहीं आया और वह रेखा दोबारा दिखाई नहीं दी, जो सबसे मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि जब उम्मीद एक बार दिखकर अचानक गायब हो जाती है तो उसका असर धीरे धीरे अंदर तक उतरने लगता है। कप्तान बेचैन रहने लगा, कभी तट की ओर देखने लगता और कभी बिना किसी वजह के उठकर इधर उधर चलने लगता, और यह बेचैनी भूख से नहीं बल्कि उस अनिश्चितता से पैदा हो रही थी जो हर पल साथ चल रही थी। कप्तान समझ चुका था कि अगर अगला मौका आया और उस समय कुछ नहीं किया गया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यह तय किया गया कि अगर दोबारा कोई हलचल नजर आए तो वे बहुत सीमित जोखिम लेंगे, न आग जलाकर, न शोर मचाकर और न ही हाथ हिलाकर। बस इतना करेंगे कि दूर से देखने वाला यह समझ सके कि यहां इंसान मौजूद हैं। अगली सुबह समुद्र फिर अलग सा महसूस हुआ। उसकी आवाज भारी लग रही थी और भले ही कप्तान को पूरा भरोसा नहीं था, फिर भी यह साफ हो गया था कि अगर अब भी सिर्फ इंतजार किया गया तो शरीर जवाब देना शुरू कर देगा। कप्तान के पैर में चोट थी, फिर भी वह उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि इस पल को खोने का मतलब बहुत कुछ खो देना हो सकता था। वे पेड़ों की आड़ से बाहर आए और कप्तान सीधा खड़ा रहा, बिना किसी इशारे और बिना किसी आवाज के, बस अपनी मौजूदगी दिखाते हुए। कई मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर समुद्र की आवाज बदली और इस बार यह एहसास साफ था कि यह कोई भ्रम नहीं है। दूर समुद्र में एक जहाज ने अपनी दिशा बदली और यही छोटा सा मोड़ बहुत कुछ कह रहा था। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, हवा को काटती हुई, साफ और लगातार, और कप्तान ने ऊपर देखा, जबकि कप्तान बैठ गया, क्योंकि उसके पैरों में अब खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। थोड़ी ही देर में रस्सी नीचे उतरी, कोई सवाल नहीं पूछा गया और कोई बात नहीं हुई। पहले कप्तान को ऊपर खींचा गया, उसके बाद कप्तान को। नीचे द्वीप धीरे धीरे छोटा होता चला गया, वही जगह जिसने उन्हें जिंदा भी रखा था और धीरे धीरे तोड़ा भी था। बचाव के बाद उन्हें सीधे अमेरिकन नेवी के सामने बैठाया गया, जहां सवाल साधारण रखे गए, नाम, जहाज और तारीख, और कप्तान ने जवाब दिए, लेकिन जवाबों के बीच कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। अफसरों ने दोबारा पूछा, आर यू श्योर अबाउट द ईयर? उसी पल उन्हें बताया गया कि वे 15 महीने से लापता माने जा रहे थे। जिस जहाज से वे 1985 में लाइफ बोट लेकर निकले थे, उसे सोमालिया पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था और अमेरिकन शिपिंग कंपनी ने $5 मिलियन देकर जहाज और पूरे क्रू को छुड़ा लिया था। लेकिन ये दोनों कहीं नहीं मिले थे। उन दोनों के लिए लगभग 2 महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें नेवी के एयरक्राफ्ट, शिप्स और सैटेलाइट डेटा तक इस्तेमाल किए गए, लेकिन हर रिपोर्ट आखिर में एक ही नतीजे पर पहुंचती रही, कोई ट्रेस नहीं मिला। आखिरकार उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उपलब्ध सभी सूचनाएं यही इशारा कर रही थीं कि उनके बचने की कोई संभावना नहीं बची है। असल वजह बाद में समझ में आई,
लाइफ बोट समुद्र में सिर्फ बहती नहीं है बल्कि ड्रिफ्ट करती है, और हवा व समुद्री धाराओं ने उन्हें करीब 6 दिनों में लगभग 280 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था। इतनी दूरी पर जहां किसी ने सर्च ही नहीं किया, क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान बिना इंजन की नाव में इतनी दूर तक जा सकता है। जिस जगह वे पहुंचे वह किसी भी मैप पर प्रायोरिटी जोन नहीं थी, इसीलिए वहां देखने का सवाल ही नहीं उठा। वे जिंदा थे लेकिन दुनिया की नजर में मर चुके थे। वे लौट तो आए लेकिन कुछ चीजें वहीं छूट गईं। द्वीप पर उन्होंने सीखा कि जिंदा रहना सिर्फ खाना पानी का सवाल नहीं होता, यह उम्मीद को संभालने का खेल है, न ज्यादा पकड़ना न पूरी तरह छोड़ना। कुछ जगहों से इंसान बाहर तो आ जाता है लेकिन पूरी तरह वापस नहीं आता। वहां उनका पुराना जीवन रह गया था और शायद वही कीमत थी जिंदा लौटने की।